यह कहानी अर्णव नामक एक सिविल सेवक की है, जिसका बचपन हिमालय की गोद में बीता है। पहाड़ों के एकांत और रहस्यों से उसका पुराना नाता है। उसकी आगामी ट्रैकिंग यात्रा, जो कि एकमात्र रोमांचक छुट्टी होनी थी, जल्द ही एक ऐसे भयावह अनुभव में बदल जाएगी जिसे वह जीवन भर नहीं भुला पाएगा। यह ट्रैक उन्हें उत्तराखंड के घने और ऊंचे रास्तों से होकर एक ऊबड़ खाबड़ समिट तक ले जाता है। मार्ग में वे एक स्थानीय साधु और बाद में एक दल से मिलते हैं, जिनमें नीरजा, असीम और गरिमा शामिल हैं। साधु की एक चेतावनी और उस रास्ते का इतिहास, जहां से सदियों से लोग देवभूमि की ओर बढ़ते रहे हैं, इस यात्रा पर एक अशुभ छाया डालता है। उनकी कहानी दो तरह की आपदाओं को जोड़ती है। वह प्राकृतिक कहर जो हर साल दर्जनों पर्वतारोहियों को अपनी चपेट में लेता है, और वह अकथनीय भय जो इन एकांत सदियों पुराने जंगलों में निवास करता है, एक ऐसी अलौकिक उपस्थिति जो मानव तर्क और विज्ञान से परे है। यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि हिमालय के शिखर केवल बर्फ और पत्थर के नहीं हैं, वे एक ऐसी प्राचीन शक्ति के घर भी हैं जो कभी कभी राहगीरों का शिकार करती है। यह घटना पर्वतारोहियों के एक समूह के साथ हुई एक भयानक पैरानॉर्मल मुठभेड़ का सच्चा लेखा जोखा है, जिसे सुनकर आपका भरोसा उन अलौकिक सत्ताओं पर पुख्ता हो जाएगा जो पर्वतीय जंगल में घूमती हैं। 6 जून 2024 को एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आती है। 22 अत्यधिक अनुभवी पर्वतारोहियों का एक दल उत्तराखंड के सहस्त्रताल को फतह करने के बाद बेस कैंप की ओर लौट रहा था। अचानक मौसम ने भयंकर करवट ली। भारी बर्फबारी, घना कोहरा और ओले पड़ने लगे, जिससे उनके सामने एक वाइट आउट सिचुएशन पैदा हो गई। यानी उनके आगे एक सफेद चादर तन गई थी और दृश्यता एकदम शून्य हो गई थी। उनके ट्रैकिंग गियर, भोजन और आवश्यक आपूर्ति पीछे लांबा ताल के कैंप साइट पर सपोर्ट स्टाफ के साथ थे। इस भयंकर मौसम के कारण उनका अपने सपोर्ट स्टाफ से संपर्क टूट गया। पूरी रात वे बिना भोजन पानी के एक चट्टान के नीचे ठिठुरते रहे, इस उम्मीद में कि सुबह उनकी टीम आएगी और उन्हें बचा लेगी। अगले दिन जब लांबा ताल में फंसे सपोर्ट स्टाफ ने जिला प्रशासन की मदद से बचाव अभियान शुरू किया, तो उन्हें इस 22 सदस्यीय दल में से 5 लोगों के शव बर्फ की मोटी चादर के नीचे दबे हुए मिले। ये सभी बहुत अनुभवी ट्रेकर्स थे। दोस्त, आपने जो अभी सुना वह एक प्राकृतिक आपदा थी, जिसके चंगुल में हर साल सैकड़ों ट्रेकर्स फंसते हैं। पर हिमालय के घने पहाड़ों के बीच ट्रैकिंग करते समय कभी कभी इन ट्रेकर्स के साथ कुछ ऐसी घटनाएं भी घट जाती हैं जिन्हें कोई विज्ञान, तर्क या कारण समझा नहीं सकता, और फिर उसे एक शब्द दिया जाता है, पैरानॉर्मल एनकाउंटर्स। यह कहानी अर्णव की है, जो देहरादून में रहता था और यहाँ के एक सरकारी दफ्तर में काम करता था। अर्णव का पैतृक निवास पौड़ी गढ़वाल के एक पहाड़ी गांव में था, जहां उसने बचपन में पढ़ाई लिखाई की थी। उसे हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैक करने का बेहद शौक था। देहरादून में रहते हुए जब भी उसे छुट्टी मिलती, वह आसपास के पहाड़ों पर ट्रैक के लिए निकल जाता। पर इस बार का उसका ट्रैक उसे एक ऐसा अनुभव देने वाला था जिसे वह ताउम्र नहीं भुला पाएगा। दोस्त, यह अक्टूबर 2023 की बात है। एक शाम अर्णव अपनी मोटरसाइकिल पर कैंपिंग का सारा सामान लोड करता है। वहां से लगभग 50 किमी की राइड करके ऋषिकेश पहुंचने के बाद अर्णव ने एक हॉस्टल में बंक बेड लिया। अगली सुबह वह ऋषिकेश से आगे 50 किमी और जाता है, जहां से उसका ट्रैक शुरू होना था। यह एक छोटा सा गांव था। फिलहाल मैं उस गांव का असली नाम नहीं बता सकता, ताकि इस कहानी की वजह से वहां के पर्यटन पर असर न पड़े। इसलिए हम गांव का नाम जोगीपुर रख देते हैं। जोगीपुर एक बेस विलेज है, जहां से 18 किमी का ट्रैक करके अर्णव को समिट पर पहुंचना था। समिट से उसे त्रिशूल, नंदा देवी और चौखंबा चोटियों का 360 डीजी का विहंगम दृश्य देखने को मिलता। यह पूरा ट्रैकिंग मार्ग पुराने समय में लोग देवप्रयाग जाने के लिए इस्तेमाल करते थे। आज तो देवप्रयाग के लिए पक्की सड़क बन गई है, पर चरवाहे अपनी भेड़ बकरियों को लेकर आज भी इसी पुराने रास्ते से गुजरते हैं। अर्णव के लिए यह 18 किमी का ट्रैक कोई बड़ी चुनौती नहीं थी। सुबह 8 बजे उसने ट्रैक शुरू किया और उसका अनुमान था कि 7-8 घंटे में वह समिट पर होगा, जहां वह रात में कैंपिंग करेगा और अगली सुबह वापस लौट आएगा। मगर कई बार प्रकृति के सामने हमारे सारे प्लान धरे के धरे रह जाते हैं।
जोगीपुर गांव के एक मंदिर के पास उसने अपनी मोटरसाइकिल पार्क की और ट्रैक शुरू किया। यह पूरा रास्ता बुरांश, चीड़ और बांज के घने पेड़ों से भरा था। दोस्त 1.5 घंटे ट्रैक करने के बाद जब अर्णव गांव को पार करके जंगल के बीच से गुजर रहा था, तभी उसकी नजर सामने एक मैगी पॉइंट पर पड़ी। उसने सुबह नाश्ता नहीं किया था, इसलिए सोचा कि चाय मैगी खाने के बाद ट्रैक जारी रखा जाएगा। अर्णव उस मैगी पॉइंट पर पहुंचा। वहां एक नेपाली अंकल आंटी चाय, मैगी और बन मक्खन बना रहे थे। दुकान के बाहर बैठने के लिए बेंच लगे हुए थे। अर्णव जब अंदर गया तो देखा कि दुकान के कोने में रखे एक स्टूल पर एक अघोरी बाबा बैठे चाय पी रहे थे। अर्णव ने उन्हें देखा, प्रणाम किया और बाहर बेंच पर बैठ गया। अर्णव ने भी मैगी और चाय का ऑर्डर दिया। इस बीच अघोरी बाबा ने ही पहल की और उससे बातचीत शुरू की। कहां से आ रहे हो बेटा, किधर का इरादा है? अर्णव ने बाबा को पूरी योजना बताई और उनके बीच एक बेहतरीन संवाद शुरू हो गया। बाबा उसे इस क्षेत्र के मंदिरों के बारे में बता रहे थे और भारत में उन्होंने कहां कहां यात्रा की है, ये सब चर्चा कर रहे थे। करीब 15-20 मिनट बीत चुके थे, तभी उस मैगी पॉइंट पर ट्रेकर्स का एक दूसरा दल आया। उस समूह में 2 लड़कियां और एक लड़का था। ये लोग भी ऋषिकेश के एक हॉस्टल में मिले थे और साथ में ट्रैक के लिए निकले थे। लड़के का नाम था असीम और लड़कियों का नाम था नीरजा और गरिमा। वे भी नाश्ता करने के लिए बैठ गए और जल्द ही अर्णव, बाबा और इस नए समूह के बीच बातचीत शुरू हो गई। अघोरी बाबा ने उन्हें एक गंभीर चेतावनी दी। जिस समिट पर तुम पहुंचने वाले हो, उससे लगभग 200 मीटर पहले एक आधा किलोमीटर का बेहद घना स्ट्रेच आएगा। वहां इतना अंधेरा रहता है कि दिन में भी सूरज की रोशनी नीचे तक नहीं पहुंच पाती। उन्होंने बताया, वो स्ट्रेच शुरू होने से पहले तुम्हें एक साइन बोर्ड मिलेगा कि आगे घना जंगल है, सावधानी से चलें। तुम सब लोग उस आधे किलोमीटर के क्षेत्र को साथ में ही पार करना। कोई भी एक दूसरे से अलग मत होना उस जगह पर। ये सब कहकर अघोरी बाबा उठे और नेपाली अंकल आंटी को चाय के पैसे देने लगे। अर्णव ने मना कर दिया। बाबा, आप रहने दीजिए, मैं दे दूंगा। बाबा ने कहा, यहां से बस 100 मीटर नीचे मेरी कुटिया है। वहां मैं भैरव बाबा की साधना करता हूं। मन हो तो चलो, एक बार दर्शन कराओ। यहां एक दिलचस्प मोड़ आता है। अर्णव ने दूसरे ट्रेकर समूह को भी साथ चलने को कहा। वे सब चलने के लिए उठे, पर अघोरी बाबा ने गरिमा की ओर उंगली करके मना कर दिया। यह लड़की नहीं जाएगी। गरिमा ने उस दिन बहुत तेज इत्र लगाया हुआ था। अघोरी बाबा ने कहा, इतनी तेज गंध के साथ मैं इसे उस पवित्र स्थान पर नहीं ले जा सकता। इस पर असीम और नीरजा ने मना कर दिया। नहीं अर्णव, तुम अकेले हो आओ, हम यहीं इंतजार कर रहे हैं। अर्णव अघोरी बाबा के साथ उनकी कुटिया की ओर नीचे उतरने लगा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक छोटी सी कुटिया बनी है और सामने भैरव बाबा का एक छोटा मंदिर। उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। अघोरी बाबा अपनी कुटिया के अंदर गए। जिस चौकी पर वे सोते थे, उसका गद्दा उठाया। गद्दे के नीचे काले धागे का एक गुच्छा था। उन्होंने वह धागा और एक मुट्ठी भरकर लस दाना और मूंगफली प्रसाद अर्णव को दिया। अर्णव प्रसाद और धागा लेकर वापस मैगी पॉइंट पर आ गया। वहां से असीम, नीरजा और गरिमा के साथ उन्होंने अपना ट्रैक शुरू किया। जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया, एक आवारा कुत्ता उनके पीछे पीछे चलने लगा। हंसी मजाक करते हुए वे ट्रैकिंग कर रहे थे। इसी बीच अर्णव ने गरिमा से कहा, यार, तुम बाबा का बुरा मत मानना, उनके अपने नियम कायदे होते हैं। गरिमा ने जवाब दिया, हाँ, मैं समझती हूं, मुझे जरा भी बुरा नहीं लगा। उनका समिट 2500 मीटर की ऊंचाई पर था। जैसे जैसे वे ऊंचाई पर चढ़ रहे थे, तापमान गिरने लगा। उन्होंने अपने बैग से जैकेट निकाली और पहन ली। वे अपने साथ 3 टेंट ले जा रहे थे। अर्णव के पास सिंगल पर्सन टेंट था, जबकि बाकी तीनों के पास 2 पर्सन टेंट थे। उनका प्लान था कि एक टेंट में नीरजा और गरिमा सोएंगी और दूसरे में असीम और अर्णव। शाम के करीब 5 बजे उन्हें वह साइन बोर्ड दिखा जिसकी चेतावनी अघोरी बाबा ने दी थी। आगे घना जंगल है, सावधानी से पार करें। यहां अर्णव और असीम ने अपने टॉर्च ऑन किए। दोनों लड़के समूह के दोनों किनारों पर खड़े हो गए और बीच में नीरजा और गरिमा को रखा। उनके साथ चल रहा कुत्ता आगे आगे चल रहा था और वे उसे फॉलो करते हुए जंगल में दाखिल हुए। यह आधा किलोमीटर का स्ट्रेच घनघोर अंधेरा था।
उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और आगे बढ़े। जैसे ही उन्होंने उस आधे किलोमीटर के स्ट्रेच को पार किया, जो कुत्ता आगे चल रहा था वह उनकी ओर मुड़ा और गुर्राने लगा। वह भौंक नहीं रहा था, बस उनकी तरफ देखकर जोर जोर से गुर्रा रहा था, पर उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ठंड बहुत बढ़ चुकी थी और 200 मीटर बाद उनका कैंप साइट आने वाला था। मैगी पॉइंट पर नेपाली अंकल आंटी ने बताया था कि घना जंगल पार करते ही मोबाइल नेटवर्क गायब हो जाएगा। शाम के 5:15 बजे उन्होंने अपना टेंट लगाना शुरू किया। टेंट लगाने के बाद अर्नव और असीम थोड़ा आसपास का मुआयना करने गए कि कोई पानी का स्रोत है या नहीं। उन्होंने देखा कि जहां उनका टेंट लगा है वहां से करीब 150-200 मीटर की दूरी पर एक छोटा सा तालाब है। यह बहुत छोटा था, ऐसा लग रहा था मानो किसी गड्ढे में पानी भर दिया गया हो। तालाब के एक तरफ पत्थर थे और दूसरी तरफ घना जंगल। तालाब देखकर वे वापस कैंप साइट लौटे। उन्होंने देखा कि दोनों लड़कियां अपने टेंट के बाहर बैठी हैं और वह कुत्ता अभी भी उन पर जोर जोर से गुर्रा रहा है और भौंक रहा है। अर्नव और असीम टेंट के पास पहुंचे और कहा, पास में तालाब है, पानी की दिक्कत नहीं होगी, चलो दाल चावल बनाते हैं, खाना खाते हैं, थोड़ी देर स्टार गेजिंग करते हैं, गाने शवाने गाते हैं और फिर सो जाएंगे। उन्होंने सूखी लकड़ियां चुनकर आग जलाने के लिए रखीं। जैसे ही अर्नव और असीम लकड़ियां जमा रहे थे, कुत्ते के भौंकने की आवाज और तेज हो गई। इसी बीच गरिमा ने एक पत्थर उठाया और कुत्ते की तरफ फेंका। कुत्ता और जोर से गुर्राने लगा। गरिमा चिल्लाई, यार इसे भगाओ, मुझे इससे डर लग रहा है। असीम ने कहा, क्या हो गया यार, कुत्ता ही तो है, हमारे साथ आया है। गरिमा ने जोर से चिल्लाकर कहा, नहीं, इसे यहां से भगाओ, मुझे डर लग रहा है, मैं इसके सामने सहज नहीं हूं। उन्हें गरिमा का यह व्यवहार बहुत अजीब लगा। मजबूरी में अर्नव और असीम ने डंडा उठाया और उस कुत्ते को भगाया। जब कुत्ता टेंट से लगभग 100 मीटर दूर गया तो वह एक बार उनकी ओर मुड़ा और रोने लगा। रोते रोते वह उसी जंगल की ओर भाग गया जिधर से वे आए थे। अर्नव और असीम को बुरा भी लगा कि उन्होंने बेवजह उसे भगा दिया। उन्होंने गरिमा से कहा, अब तो खुश है, वह चला गया। गरिमा ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप मौन होकर बोनफायर के लिए सजी लकड़ियों को देखती रही। अर्नव और असीम ने आग लगाई। जैसे ही उन्होंने लकड़ी पर बर्तन रखा, गरिमा बोली, तुम लोग यहीं बैठो, मैं एक सिगरेट पीकर आती हूं। नीरजा ने कहा, मैं भी चलती हूं तेरे साथ। गरिमा ने तुरंत मना कर दिया, नहीं, मुझे अकेले जाना है, मुझे इस समय थोड़ा एकांत चाहिए। करीब 7:30 बज रहे थे। गरिमा वहां से चलकर तालाब के पास पहुंची। किनारे बैठकर उसने सिगरेट जलाई। सिगरेट पीते पीते वह कभी कभी अपना पैर तालाब के पानी में डाल रही थी और फिर बाहर निकाल रही थी। तालाब पर छलावा, POV, अ क्रीपी बैक स्टोरी एलिमेंट। गरिमा को तालाब के किनारे बैठे हुए लगभग 20 मिनट हो चुके थे। प्रेत का POV, एक अवांछित प्रविष्टि। पीछे पेड़ों के अंधेरे में एक आकृति ने प्रतीक्षा की। यह वह नहीं थी जो कभी इंसान थी, बल्कि एक ठंडा, चिरभूखा शून्य था जिसे कभी शांति नहीं मिली। सैकड़ों वर्ष पहले एक चरवाहे की पत्नी इसी जंगल में झरीले पत्थरों के कारण दम घुटने से मर गई थी। उसका शरीर गल गया, पर उसकी ईर्ष्यालु आत्मा यहीं रह गई, अकेलेपन से इतनी भरी हुई कि वह अब हर आने वाले को अपने अकेलेपन का अंधेरा पिलाना चाहती थी। यह इत्र की तेज गंध से चिढ़ती थी, क्योंकि वह गंध उस ताजा जीवन की थी जिसे यह अब कभी महसूस नहीं कर सकती थी। अब यह उस लड़की के पीछे थी जिसका अकेलापन उसके आकर्षण को एक खुला निमंत्रण दे रहा था। तभी गरिमा को पीछे से नीरजा की आवाज सुनाई दी। नीरजा ने धीरे से कहा, यार तू यहां अकेली बैठी है तो मैंने सोचा कि मैं भी आकर बैठ जाती हूं, मेरा भी थोड़ा सिगरेट पीने का मन हो रहा था। ये कहते कहते नीरजा गरिमा के पीछे आकर खड़ी हो गई। गरिमा ने कहा, ऐसे खड़ी क्यों है, आके बैठ इधर मेरे पास। इस समय चांदनी बहुत हल्की थी और उसका प्रतिबिंब पानी में पड़ रहा था। चीजें बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं दिख रही थीं। आकृति, जिसे गरिमा नीरजा समझ रही थी, आकर गरिमा के पास बैठ गई। गरिमा ने बिना उसकी तरफ देखे सिगरेट उसकी तरफ बढ़ाया। नीरजा ने सिगरेट लिया और फूंकने लगी। वह चुपचाप बैठी थी और उसने सिगरेट के 7-8 कश खींच लिए थे। नीरजा के बाल खुले हुए थे। गरिमा ने थोड़ा सा सिर घुमाया और कहा,
सारे सिगरेट तू ही खत्म कर देगी क्या? ला, मुझे पास कर। आकृति ने सिगरेट हाथ में दबाकर गरिमा की तरफ मुड़ा। गरिमा ने देखा कि आकृति की आंखों की जगह पर एकदम काले गड्ढे थे। वहां आंखें थीं ही नहीं। उसकी शक्ल बेहद डरावनी लग रही थी। गरिमा जोर से चिल्लाना चाहती थी, पर उसके गले से आवाज ही नहीं निकली। आकृति उसकी तरफ देखकर एक अजीब सी मुस्कान दे रही थी और उसके दांतों के बीच में कालापन भरा हुआ था। उसने अपना दूसरा हाथ गरिमा की तरफ बढ़ाया और उसके गाल पर स्पर्श किया। जैसे ही उस गाल को छुआ, गरिमा को ऐसा लगा जैसे किसी बहुत ज्यादा ठंडे बर्फ में जमे हुए रॉड ने उसके गाल को छू लिया हो। गरिमा वहीं तालाब के किनारे गश खाकर गिर गई। वापसी और भूख का प्रकोप गरिमा को कैंपसाइट से तालाब किनारे आए हुए लगभग आधा घंटा बीत चुका था। कैंपसाइट पर बैठे लोगों ने आवाज लगाई, गरिमा आजा यार, खाना बन गया है। कोई जवाब नहीं आया। तब उन्होंने तय किया कि चलो गरिमा को वापस लाते हैं। हो सकता है कुत्ते को भगाने को लेकर उन्हें जो कहा गया उससे वह नाराज हो गई हो। वे लोग गरिमा के पास पहुंचे और देखा कि गरिमा तालाब के किनारे लेटी हुई है। वे दौड़कर उसके पास पहुंचे, उसे सीधा किया। अर्णव ने देखा कि गरिमा के दोनों दांत चिपके हुए थे, जैसे कि किसी को मिर्गी आ गई हो। अर्णव ने गरिमा के दोनों दांतों के बीच अपनी ऊंगली फंसाकर उन्हें अलग किया। असीम ने तालाब से पानी भरकर अपने चुल्लू में गरिमा के मुंह के अंदर डाला। उन्होंने गरिमा के चेहरे पर खूब छींटे मारे। थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुली। उसने देखा कि सामने असीम, अर्णव और नीरजा खड़े हैं। वह जोर से चिल्लाई और नीरजा की ओर उंगली करते हुए बोली, इसने ही मुझे बेहोश किया था। यहीं आई थी अभी मेरे पास सिगरेट मांगने। अर्णव और असीम ने गरिमा को दोनों तरफ से पकड़ा और कहा, क्या बकवास कर रही है तू गरिमा? नीरजा तब से हमारे साथ कैंप साइट पर बैठी थी। देख, ये ट्रैक बहुत लंबा और थकाऊ था। हो सकता है तुझे थकान हो गई हो। चल वापस खाना खाते हैं और सो जाते हैं। किसी तरह गरिमा को समझा बुझाकर वे कैंप साइट पर वापस ले आए। वे सब खाना खा रहे थे। जब अर्णव ने गरिमा को उसके हिस्से का चावल परोसा तो गरिमा ने कहा, इतने से क्या होगा मेरा, और लाओ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। अर्णव ने अपने हिस्से का आधा चावल गरिमा की प्लेट में रख दिया। गरिमा उसे बहुत तेजी से खा रही थी। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए थे। बाकी लोगों ने अभी मुश्किल से 4-5 चम्मच ही खाया था और गरिमा का चावल खत्म हो चुका था। उसने नीरजा की तरफ देखा और कहा, तूने मुझे डराया था ना? तू अपना चावल दे मेरे को। नीरजा भी डर गई थी। उसने भी उठाकर अपना चावल गरिमा को दे दिया। गरिमा ने असीम की तरफ सिर किया तो असीम ने भी अपने हिस्से का चावल दे दिया। गरिमा ने वह सारा चावल अकेले खत्म कर दिया। इन लोगों ने मुश्किल से 4-5 चम्मच ही खाया होगा। फिर उन्होंने तय किया कि यार अभी बहुत थकान हो चुकी है, चलो थोड़ा थोड़ा रम पीते हैं, ठंड भी बहुत हो रही है। उसके बाद अंताक्षरी खेलकर सो जाएंगे। अर्णव सबके लिए गर्म पानी में रम बनाता है। उन्होंने साथ में चीयर्स किया, पर गरिमा ने उस रम को पिया नहीं। उसके बाल खुले हुए थे और वह बाल के टिप को उस रम से गीला कर रही थी और गीला करके दांत से चबा रही थी। चबाने के बाद वह उसे उस बोनफायर की आग में थूक रही थी। ये सब देखकर उनकी हालत खराब हो गई। उन्हें समझ आ गया था कि गरिमा के साथ यहां कुछ तो गड़बड़ है। पहाड़ी आवाज और अंतिम चेतावनी अर्णव ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की और सबसे कहा, जल्दी जल्दी अपना पैक खत्म करो, हम लोग अंताक्षरी खेलते हैं। उन्होंने अंताक्षरी खेलना शुरू किया। पहले अर्णव ने गाया, फिर नीरजा ने, और उसके बाद गरिमा की बारी थी गाने की। गरिमा ने जैसे ही पहली लाइन गाई, वे सब हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगे, क्योंकि यह गरिमा की आवाज थी ही नहीं। यह किसी औरत की बहुत भारी आवाज थी और वह पहाड़ी भाषा में उस गाने को गा रही थी। अर्णव, जो खुद एक पहाड़ी था, तुरंत सतर्क हो गया। उसने तुरंत असीम और नीरजा को कहा, तुम लोग फटाफट आकर मेरे पास बैठो। असीम और नीरजा तो वैसे ही डरे हुए थे। वे आकर अर्णव के पास बैठ गए। इन तीनों ने एक तक गरिमा की तरफ देखना शुरू कर दिया। अर्णव ने उससे पूछा, गरिमा, तुझे पहाड़ी कैसे आती है? तू तो दिल्ली की रहने वाली है ना? तब गरिमा ऐसे चेहरा उठाकर अर्णव की तरफ देखती है और उसी पहाड़ी भाषा में अर्णव से पूछती है, तू बचाएगा क्या इन दोनों को? और इतना बोलकर वह फिर से गाना गाने लगती है। अर्णव पहाड़ी होने के नाते और गांव में बड़ा होने के कारण
उसने अपने दादा दादी से ऐसी स्थितियों को संभालने के बारे में थोड़ा बहुत सीखा था कि अगर किसी पर प्रेत आ जाए तो क्या करना है। अर्णव ने यहां वही अनुष्ठान अपनाया। ठान उनका दिमाग हिल गया। ये क्या बोल रही है गरिमा? असीम और नीरजा अर्णव की तरफ एकदम हैरानी में देखने लगे कि यार, ये तो रात भर हमारे साथ था, तुझे कब गया लाने के लिए? फिर अर्णव उसको शांत करता है, बोलता है, चुपचाप बैठ और पूरी बात बता कि क्या हुआ था। तब गरिमा बोली, मैं उस जंगल के थोड़ा सा अंदर गई थी और मेरे मोबाइल में नेटवर्क आ गया था। मैंने मां को कॉल किया तो उन्होंने बताया कि यहां पहुंचने के बाद मैंने एक बार भी कॉल नहीं किया था, इसलिए वह परेशान हो रही थी। बस मैं ठीक से पहुंच गई हूं, यह कंफर्म करने के लिए उन्होंने इतनी बार कॉल किया था। फिर गरिमा ने कहा, मैं अभी मां से बात कर ही रही थी कि अचानक मुझे यह एहसास हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है और मेरे गले के पास एक बहुत ही ठंडी हवा का सनसनी महसूस हुआ। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत ज्यादा करीब आ चुका है मेरे, और एक कान पर मैंने फोन लगाया हुआ था और दूसरी कान पर उस सततता की आवाज आ रही थी। मैं डर के उस जगह से थोड़ा आगे बढ़ी और जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखने के लिए किया कि कौन है, तो मैंने देखा कि एक बहुत ही काले रंग का साया किसी औरत का मुझे घूर रहा है। और तभी मैंने चिल्लाया था बहुत जोर से। यह चीख उन सबको रात को सुनाई दी थी। गरिमा ने कहा, जैसे ही मैंने दूसरी बार चिल्लाया, वह साया बहुत तेजी से मेरे सामने आकर मुझसे टकराया और मैं वहीं गिर गई। मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरा टांग खींचकर नीचे जंगल की तरफ ले जा रहा है। फिर असीम, अर्णव और नीरजा ने पूछा, उसके बाद क्या किया तूने? गरिमा बोली, मैं कुरान की आयतें पढ़ने लगी जोर जोर से और उसके थोड़ी देर के बाद मैं बेहोश हो गई। मुझे कुछ याद नहीं है कि उसके बाद क्या हुआ। फिर गरिमा ने बताया, जब मेरी हल्की सी आंख खुली तो अर्णव, मैंने देखा कि तू सामने खड़ा है मेरे। तेरा चेहरा बहुत ज्यादा स्पष्ट तो नहीं दिखाई दे रहा था, पर मुझे इतना पता चल गया था कि तू खड़ा है और तू मुझे अपने कंधे पर रखकर यहां कैंप तक ले आया। इसके बाद तूने मुझे कैंप के अंदर सुला दिया और फिर तू चला गया वहां से। भाई साहब, इन सब के होश उड़ चुके थे इस समय। अर्णव एक शब्द नहीं बोलता। अर्णव और असीम ने फटाफट अपना टेंट बांधा और वे वापस नीचे आ गए। उसी मैगी पॉइंट पर आकर रुके और यहां पर इन सब ने नेपाली अंकल आंटी को सारी बातें बताईं। तब उन आंटी ने कहा, बेटा, वह एक छलावा था जिससे तुम लोग सौभाग्य से बचकर आ गए हो। उन्होंने बताया, आज से कई साल पहले जब यह देवप्रयाग जाने वाला रास्ता नहीं बना था, तब इसी रास्ते से लोग गुजरते थे और उसी दौरान एक औरत जब यह जंगल पार कर रही थी, तब जहरीले पत्थरों के कारण दम घुटने से उसकी मौत हो गई थी। ये उसी की आत्मा है और यह छलावे का रूप ले लोगों का शिकार करती है। आंटी ने बताया, जब गरिमा तुम लोगों को मदद के लिए बुला रही थी, अगर उस समय तुम लोग जंगल के अंदर जाते तो तुम में से कोई जिंदा नहीं बचता। फिर अर्णव ने पूछा, पर गरिमा तो बोल रही है कि मैं उसे कैंप तक ले आया हूं। तो आंटी ने कहा, यह हमारे गांव के देवता हैं। उत्तराखंड और हिमाचल में हर गांव के अपने अपने देवता होते हैं और उन्हीं देवता ने गरिमा की जान बचाई है। उन्होंने ही तुम्हारा रूप लेकर उसे वापस सुरक्षित पहुंचाया। ये सुनने के बाद सब एक दूसरे का मुंह देखते हैं और उन्होंने हाथ जोड़ लिया कि दोबारा इस वाले ट्रैक पर तो हम नहीं जा रहे। कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन डर कभी खत्म नहीं होता। अब बारी तुम्हारी है। कहां से देख रहे हो ये वीडियो और अभी घड़ी में क्या समय हो रहा है? नीचे कमेंट में लिखना जरूर, क्योंकि जब तुम ये लिखते हो तो मुझे पता चलता है कि अंधेरा किस किस के कमरे तक पहुंच चुका है। याद रखो, डर बांटने से बढ़ता है। तो अगर ये कहानी तुम्हें चुभ गई हो तो इसे शेयर करो ताकि कोई और भी इस डर में शामिल हो। और अगर चाहते हो कि अगली बार कहानी तुम्हारे नाम से शुरू हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि डर हमेशा उन्हीं को ढूंढता है जो उसे खोजते हैं।